सो आज की इस वीडियो में हमारे पास में है चार्पेड मेथड फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये बेसिकली नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा का पूरा कवर करेंगे कि ये मेथड किस तरीके से काम करती है। इससे पहले हमने लैग्रेंज फॉर्म यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, जिसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाई है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो ये वाली मेथड को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को चेक करें, उसके बाद में ही आप इस वीडियो को देखें। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में चार्पेड मेथड से कैसे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए कि एक नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी और क्यू, यानी कि हमारे पास में जो फंक्शन होगा उसमें एक्स वाई जेड और पी क्यू ये सारी की सारी टर्म्स एक साथ रहेंगी। ठीक है ना। तो आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसके बाद में हमें क्या करना होता है, इसके बाद में हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा जब गिवन इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई होगी। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है वो है डिफ्रेंसीशन। हमें डिफ्रेंशिएट करना है दी गई इक्वेशन को एक्स वाई जेड पी और क्यू, और ये कार्यक्रम हर बार चलेगा जहाँ पे भी हमें जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में दी जाएगी, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है ना। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद में हमें मिलेगी जी चार्पेड, मिलेगी नहीं पहले से होती है। तो क्या होती है, चार्पेड ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें लेनी पड़ेगी, तभी हम इसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकेंगे। तो जो चार्पेड ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भाई साहब थोड़ी सी खतरनाक है और बड़ी भी है, लेकिन उसको याद रखना आसान है, इतनी कोई खतरनाक बात नहीं है। तो हमारे पास में जो ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है डेट इज डी क्यू डिवाइड बाई डेल एफ बाई एक्स, यानी कि एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्लस पी को आपको जो कहते हैं छोड़ना है और फंक्शन को फिर जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इज इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइड बाई, ये आ जाएगा आपके पास में डेल एफ बाई डेल वाई। अभी एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ था, अब वाई के रिस्पेक्ट में, अभी पी को छोड़ा था तो अब क्यू को छोड़ेंगे, और डेल एफ बाई डेल जेड। इसके बाद में डेल जेड डी जेड, जैसे ही हम डी जेड के लिए बनाएंगे तो आपको माइनस पी को छोड़ना है और आ जाएगा डेल एफ डिवाइड बाई डेल पी, माइनस क्यू को छोड़ना है और डेल एफ डिवाइड बाई डेल क्यू। ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि पैटर्न किस तरीके से चल रहा है। इसके बाद में डेल एक्स डिवाइड हमारे पास में आ जाएगा डेल एफ डिवाइड बाई डेल पी, यानी कि फंक्शन को पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। उसके बाद में आ जाएगा डी वाई डिवाइड बाई माइनस डेल एफ, और इसको हम करेंगे क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, और ये है हमारा डेल एफ बाई डेल जीरो अनदर फंक्शन। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी चार्पेड ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो भैया, पेन एंड कॉपी लेकर साथ में बैठा करो ताकि साथ में नोट भी करते जाओ। जब तक आप नोट नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं इस जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको मैं इक्वेशन नंबर अगर फर्स्ट नाम दे दूं तो हमने देखा क्या, फर्स्ट हमारा स्टेप है एक्स वाई जेड और पी क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, और वहाँ से जो भी वैल्यू मिलेंगी उनको जो कि हमें चार्पेड ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है। इन सभी जगहों पर जो कि है हम वैल्यूज़ को रखेंगे, और इसके बाद में जब हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें स्टेप नंबर 3 में पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है। और इसके बाद में स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, हमें सब्सटीट्यूट करना है जो हमें पी और क्यू की वैल्यू मिलेगी, उस पी और क्यू की वैल्यू को सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इनटू किस चीज़ में हमें भैया सब्सटीट्यूट करना है, इनटू जनरल सॉल्यूशन। तो हमारे पास में एक जनरल सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें कि हमें पी और क्यू की वैल्यू को पुट करना होता है, और वो किस तरीके से, वो है भैया डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो इसको जैसे ही देखिए, यहाँ पे हम p की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे q की वैल्यू रख देंगे और सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें इजीली जो कि है z के रिस्पेक्ट में x और y जो कि है जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो
तो इसका इतना सारा मतलब है। तो ये 4 स्टेप्स में हमें काम करना है। और अब जो आपने अपनी होम स्क्रीन पर क्वेश्चन देखा था उसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स वाई प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को फंक्शन f से इक्वेट करना होगा। तो मैंने वही लिखा हुआ है लेट f इज इक्वल टू 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर, और इसको मैंने इस तरीके से पूरा लिख के इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। इसके बाद में हमारे पास में जो फर्स्ट स्टेप था उसमें हमें क्या करना था, उसमें हमें पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू x, y, z और p और q के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस गिवन f को जो कि है डिफ्रेंशिएट करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से x का हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2z, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2px या फिर xp, यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 2qy, और यहाँ पे इसके बाद में कोई भी x की टर्म नहीं है तो फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हमें इतना मिल जाएगा। इसके बाद में हम f को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसे हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें यहाँ पे कोई y की टर्म नहीं, यहाँ पे नहीं, केवल यहाँ पे है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2qx या फिर xq। ठीक है ना। इसके बाद में फंक्शन को z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x, z का हो जाएगा 1, तो यहाँ से 2x, यहाँ से अब कोई टर्म नहीं है तो सिर्फ 2x। उसके बाद में फंक्शन को p के रिस्पेक्ट में करना है तो डेल एफ वाई डेल पी, तो p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ये निकल के आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक और टर्म है तो यहाँ से आ जाएगा प्लस q, p का 1 हो जाएगा। और इसके बाद में हमें करना है q के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से q के लिए करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस 2xy माइनस 2xy, q का यहाँ से 1 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा प्लस p। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने फंक्शन को x, y, z और p, q के रिस्पेक्ट में सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर लिया। इसके बाद में हमें क्या करना है, नाउ सब्सटीट्यूट, हमें इन सारी के सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है। तो नाउ सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज़, किस में सब्सटीट्यूट करना है ये मैंने आपको बताया था कि स्टेप नंबर 2 में हमें चारपेट ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको जो कि है रखना है। अब भैया वो इक्वेशन बड़ी खतरनाक है तो उसको आपको प्रैक्टिस करके याद रखना है। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरीके से है। सबसे पहले डी डेल एफ वाई डेल एक्स सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे हमें किसको छोड़ना है और डेल एफ वाई डेल जेड। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये होती है। और इसके बाद में डी क्यू इज इक्वल टू क्या था, डेल एफ वाई डेल वाई प्लस यहाँ पे था क्यू डेल एफ वाई डेल जेड। और जैसे ही हम डी जेड के लिए लिखते हैं तो हम इसको किस तरीके से करते हैं, हम माइनस पी को छोड़ते हैं और पी के ही रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी डेल पी माइनस फिर क्यू को छोड़ेंगे और क्यू के ही रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से थर्ड टर्म बनती है। इसको ये याद रखने का थोड़ी सी ट्रिक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ से क्या आ जाएगा डी एक्स, तो डी एक्स के लिए क्या होता है डेल एफ वाई डेल पी इज इक्वल्स टू इसके बाद में हमारे पास में क्या है डी वाई, तो डी वाई के नीचे क्या है माइनस डेल एफ वाई बाई डेल क्यू इज इक्वल्स टू अनदर फंक्शन डेल एफ वाई डेल ज़ीरो। तो इस तरीके से ये हमारी चारपेट ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो इसको आपको बार बार लिखना पड़ेगा तभी भैया ये आपको याद रहेगी, वरना आप इसको याद नहीं रख पाओगे। तो आप इसको नोट अच्छे तरीके से करके रखें और मेरे साथ अगर पेन एंड कॉपी लेकर ईमानदारी से बैठे हैं तो फिर 100% आपको याद हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हमें क्या वैल्यू रखनी है, फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट किया था तो जो वैल्यू आई थी दैट इज माइनस 2z माइनस 2xp माइनस 2y। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे प्लस अब फंक्शन को हमने जब z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा था तो हमारे पास में आया था 2x, तो उसी को हमने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे जो कि ये p को भी जोड़ना था, ठीक है ना, यहाँ पे फॉर्मूले में p भी था तो मैं इसको p यहाँ पे p भी जोड़ देता हूँ। इसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में नेक्स्ट टर्म डी क्यू डिवाइड बाई डेल एफ बाई डेल वाई। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, हमने फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था तो क्या आया था माइनस 2qx, तो वही यहाँ पे आ जाएगा प्लस q को एज इट इज छोड़ेंगे, क्या करेंगे यहाँ से q को एज इट इज छोड़ेंगे और फंक्शन को हमने z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा था तो आया था 2x, तो इस तरीके से आ जाएगा 2qx। और यहाँ पे इसके बाद में डी जेड डिवाइड बाई p को हमें छोड़ना है और अंदर क्या है
डेल एफ बाई डेल पी, यानी कि फंक्शन को पी के रिस्पेक्ट में हमने जब डिफ्रेंशिएट किया था तो हमारे पास में क्या आया था वो यहाँ पे लिखेंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आया था, माइनस क्यू। अब हम क्यू को छोड़ेंगे और फंक्शन को जब क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा था तो हमारे पास में आया था माइनस 2x वाई प्लस पी। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे ये यहाँ से, ठीक है। तो इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट टर्म थी उसमें क्या है, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे डी वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास में ये क्या है माइनस डेल एफ वाई डेल क्यू। तो फंक्शन को हमने जब क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था तो हमारे पास में आया था माइनस 2x बाई और एक माइनस जो कि बाहर है। इसके बाद में आ जाएगा अनदर फंक्शन डी एफ सॉरी यहाँ पे एक टर्म छूट गई, यहाँ पे हमने अभी x को नहीं लिखा है ना, तो इस साइड पहले हम इसको लिख देते हैं डेल एफ डिवाइड बाई 0, ये डी एफ है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो कि है डी एक्स डिवाइड बाई हमारे पास में क्या था, फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया हुआ था, तो हमने यहाँ पे किया हुआ था जो कि है पी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आया था एक्स स्क्वायर प्लस क्यू। तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ को जो कि है यहाँ पे पुट कर दिया है और इसके लिए भी एक माइनस जो कि ये बाहर था। तो इसके बाद में अब आपको यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है, जैसा कि हमने स्टेप नंबर 3 में देखा था। तो देखो भैया ये 2xp से प्लस 2xp कैंसिल, दूसरी टर्म में देखिए तो ये तो पूरा ही कैंसिल, माइनस 2qx और प्लस 2qx, तो ये अल्टीमेटली पूरा 0। ये यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम हो गया कि सेकंड टर्म में 0 आ गया। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारे पास में बचा हुआ क्या है, हम उसको एज इट इज सबसे पहले लिख लेंगे। तो हमारे पास में डी के नीचे बचा हुआ है 2z माइनस 2qy इज इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइड बाई हमारे पास में आ चुका है 0। ये बहुत ही अच्छी बात है, अभी बताऊंगा क्यों। इसके बाद में डी जेड डिवाइड बाई यहाँ से यहाँ पे हमारे पास में क्या है माइनस माइनस, तो ये अंदर हो जाएगा जो कि ये मल्टीप्लाई तो हो जाएगा प्लस पी एक्स स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा पी क्यू, ठीक है ना। और इसके बाद में देखिए क्यू का हम अंदर माइनस क्यू का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा सॉरी यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2qxy और माइनस पी क्यू। तो इस तरीके से डी जेड के डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ आ जाएगा। उसके बाद में डी एक्स, तो डी एक्स के नीचे हमारे पास में एक साइन अंदर है मतलब माइनस का, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस क्यू। इसके बाद में डी वाई, तो डी वाई के नीचे भी देखिए ये वाला एक और बाहर माइनस है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस 2xy माइनस पी, ठीक है ना, और इज इक्वल टू डेल एफ बाई 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने जो कि सारी वैल्यूज़ को जब हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो इस तरीके से हमारे पास में वैल्यूज़ आ रही हैं। अब यहाँ से देखिए सबसे बड़ा झोल है, यहाँ पे झोल नहीं है भैया, ये बहुत ही काम की चीज़ है। जैसे ही डी क्यू डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में 0 है तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम क्यू की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो डी क्यू को इज इक्वल टू रखो 0 के, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, क्यू इज इक्वल टू अगर हम देखें तो क्या मिला आपको, कोई कॉन्स्टेंट मिल गया सी। यह एग्जाम्पल के लिए मैं इसको C1 नाम दे देता हूँ, आप C1 दो C2 दो, अरे जो कुछ भी दे रहा है वो देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस यहाँ से हमें Q इज इक्वल टू C1 एक कांस्टेंट मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए है P की वैल्यू। Q की हमें वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें फाइंड करना है P की वैल्यू। तो इस P की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इसी Q की वैल्यू का इस्तेमाल करना है और इसको हम पुट करेंगे कहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू C1, वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू C1 इंटू इक्वेशन नंबर 1। देखो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम Q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें आसानी से P की वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि हमारे पास में जो ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना ये बड़ी ख़तरनाक है। यहाँ से आपको जो कि ये P की वैल्यू निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और निकलेगी नहीं, क्योंकि डी क्यू के नीचे जब 0 होता है तो यहाँ से P की वैल्यू निकालना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो P की वैल्यू को निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 का सहारा लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2c1, जहाँ पे भी q है वहाँ पे c1, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा c1p इज इक्वल्स टू 0। तो हमने q की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसके बाद में देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम 2xz को ज्यों का त्यों रखेंगे और यहाँ से अब हमें ट्राई क्या करना है, हमें ट्राई करना है कि हम किस तरीके से ईजिली P की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक काम कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ से इस px को कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ, सॉरी यहाँ पे px नहीं सिर्फ p को मैं कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर
और यहाँ पे बच जाएगा प्लस C1, ठीक है ना। और इस वाली टर्म को अगर मैं इस साइड राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूँ तो हमारे पास में आ जाएगा 2x/C1, ठीक है ना, 2x/C1। और ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा इस तरफ जाएगा तो 2xz। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो p के जो मल्टीप्लाई में उसको हम डिनोमिनेटर में भेज देंगे। और यहाँ से देखिए, यहाँ से हम अगर 2x को कॉमन कर दें तो हमारे पास में बचेगा x नहीं 2x को अगर हम कॉमन कर दें तो हमारे पास में क्या बचेगा, y/C1 माइनस z, ये हमारे पास में बचेगा। तो p इक्वल्स टू क्या, 2x और जो अंदर है y/C1 माइनस z एज इट इज़। और डिनोमिनेटर में क्या चला जाएगा, जो p के साथ मल्टीप्लाई में था ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में, तो माइनस x² प्लस C1, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो कि है हमारे पास में ये p की वैल्यू जो कि निकल के आ चुकी है। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 की मदद से आसानी से p की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमें p और q दोनों की ही वैल्यू जो कि है मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है कि पुट वैल्यू ऑफ p एंड q इन किस में रखना है, हमें इस वैल्यू को रखना है जो हमारे पास में जनरल सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्म था। तो हम इसको जनरल सॉल्यूशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे, डेट इज dz इज इक्वल टू pdx प्लस qdy। तो इस तरीके से हम नॉन लीनियर जो हमारे पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर, उसका हम ये जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ से अब हमें बस क्या करना है, p और q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और इसके बाद में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट जो कि कर दिया, ये मैंने p की वैल्यू को रखा, यहाँ पे आ जाएगा dx और इसके बाद में यहाँ पे q की वैल्यू जो कि है C1 इंटू dy। तो अब भैया देखिए, यहाँ से जैसे ही हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, अब हमें केवल इसको क्या करना है, अब हमें इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। ये इसको सपोज इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया मैंने। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3। तो यहाँ से देखिए, इंटीग्रेट करने में भाई साहब हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि आप ये वाली टर्म देख रहे हैं ना, इसको भैया हमें सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो dz इज इक्वल टू मैंने क्या करा है कि जो C1 dy था उसको मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये माइनस में आ गया और बाकी को एज इट इज इसी तरफ रखा हुआ है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम किस तरीके से। इसको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा रफ पे सॉल्व इसको करके देखता हूँ। अगर मैं dz माइनस C1 dy इक्वल्स टू हमारे पास में है 2x y/C1 माइनस z डिवाइड बाई x² प्लस C1। तो इसको अगर मैं यहाँ पे इसका अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 2x y/C1 माइनस 2xz और यहाँ से आ जाएगा ये x² प्लस C1 और यहाँ पे आ जाएगा dz माइनस C1 dy एज इट इज़। अब यहाँ से देखिए 2xy, अगर 2 से 2x को कैंसिल नहीं, लेकिन ये कैंसिल नहीं हुआ, z के साथ में है, मतलब कि यहाँ से इसको सॉल्व करना आसान नहीं होने वाला है। तो इसको मैं काट देता हूँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ से कर सकते हैं dz को, हाँ देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब मैं आपको फेयर पर ही करके दिखाता हूँ। अब मैं समझ गया इसको क्या करना पड़ेगा। देखिए हमने जो कि इस वाली टर्म को इस साइड कर दिया, वो तो ठीक है। अभी इसको फर्स्ट टाइम में एज इट इज लिखूँगा मैं, और ये माइनस x² प्लस C1 और ये आ जाएगा dx। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये dz माइनस C1 dy जो कि एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पे जो 2x के मल्टीप्लाई में है y1 c माइनस z, अगर मैं इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में ला दूँ तो उस तरफ हमारे पास में क्या बच जाएगा, हमारे पास में बचेगा 2x माइनस x² प्लस C1। अब यहाँ पे एक और देखने वाली बात है, अगर मैं इस z को dz के नीचे लिखूँ और y1 C1 को बाद में लिखूँ तो ये dz माइनस C1 dy एज इट इज़, और z को मैं यहाँ पे आगे करूँ डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा माइनस C1y इज इक्वल्स टू 2x माइनस x² प्लस C1 dx, ठीक है ना। तो अब ऐसा करने का मतलब क्या होगा, देखो इस z को तुम ध्यान से देखो, ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसी का तो डेरिवेटिव लिखा हुआ है ना। ये क्या है, dz का z, ऊपर क्या है भैया डेरिवेटिव है ना, ये C1y का, इसको भी आप सोल्व करोगे तो C1y dy आ जाएगा।
तो आपने यहाँ से क्या पकड़ लिया कि ये तो भैया इसका डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, और ऊपर देखो यहाँ पे भी तो माइनस एक्स स्क्वायर का आप करोगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ऊपर ले जाओगे तो वही यहाँ पे जो कि लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने पकड़ा कि ऊपर जो कि है वो डिनोमिनेटर ही लिखा हुआ है, मतलब डेरिवेटिव लिखा हुआ है जो कुछ नीचे है। तो यहाँ से अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो dz/z यानी कि log z, तो log z की जगह पे आ जाएगा z माइनस c1/, क्योंकि डिनोमिनेटर में वही है, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू इस तरफ अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास में ये आ जाएगा माइनस log c1, और ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा अनदर कांस्टेंट log c2। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, ये log z माइनस c1 एज इट इज़, और ये जो इस तरफ है राइट हैंड साइड में हम इसको इस तरफ लाएंगे तो ये जाएगा log c1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा log c2। तो यहाँ से अगर हम log की प्रॉपर्टी लगा दें तो log कॉमन, और ये आ जाएगा z माइनस c1y डिवाइड बाई आ जाएगा c1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने log की प्रॉपर्टी से किस तरीके से लिख दिया, इज इक्वल टू log c2। तो यहाँ से देखिए हम log से log को कैंसिल कर देंगे दोनों तरफ से। तो फाइनली इसके बाद में हमारे पास में जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये हमारे पास में बचेगा z माइनस c1y डिवाइड में क्या है हमारे पास में c1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c2। तो इसको देखिए हम क्या करेंगे कि z माइनस c1 को एज इट इज़ रखेंगे, और इसके डिनोमिनेटर में जो है यहाँ पे इक्वल नहीं, यहाँ पे केवल माइनस साइन आएगा, ये इक्वल हटा दीजिए। तो z माइनस c1 इज इक्वल टू c1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा c2 के में। तो यहाँ से अल्टीमेटली अगर हम z को निकालें तो क्या ये z यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, ये उस तरफ प्लस में चला जाएगा। तो ये c2 c1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और प्लस आ जाएगा c1y। तो यही जो कि है हमारे पास में फाइनल जनरल सॉल्यूशन है। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप जो कि है कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, और सब्सक्राइब जरूर करें।